नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट। हर दिन बनेगी 10 मीट्रिक टन मिठाई। विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने पर राहुल गांधी पर भाजपा हमलावर। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। सरकारी खर्च में कटौती के विरोध में फ्रांस में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। विरोध के मद्देनजर एफिल टावर रहा बंद। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। डेमोक्रेट्स ने किया पलटवार। और अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल के शतक के दम पर टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार। कप्तान शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी। सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में हैदराबाद में G2 कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस आयोजन में नेटवर्क, ज्ञान और मनोरंजन क्षेत्र का समागम होगा। इसका उद्देश्य पेशेवरों, उद्यमियों और सामुदायिक नेताओं के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं। वो थोड़ी देर में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट है। दोपहर में वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है अशांत समय में समृद्धि की तलाश। सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए 2 ट्रैक निर्धारित किए हैं। पहला 2047 तक भारत को विकसित बनाना और दूसरा देश को आत्मनिर्भर बनाना। Honorable Prime Minister has actually set the 2-track in motion, one being reaching by 2047 a position where you're able to say that you're a developed country, Vikasit Bharat. If that is one of the track, the other track is how do you reach that unless you are Atmanirbhar, unless you're self-reliant. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के परिणामों ने न केवल नीति निर्माण में बल्कि वैश्विक सम्मेलनों के आयोजन में भी हमारी मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में खुद को प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, खुली बाजार व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग से अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है और परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। साथ ही इस रास्ते को समृद्धि की तलाश की जा रही है। Global order are shifting beneath our feet. The world that emerged after the end of the Cold War, which led to the expansion of globalization, open markets, pursuit of multilateral cooperation, now appears to be a relic of the past. For 3 decades, a contested equilibrium allowed nations to pursue prosperity through integration and interdependence. बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये उनके मौजूदा कार्यकाल की अंतिम बड़ी बैठक हो सकती है और ऐसे में इस बैठक का राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर खासा महत्व है। इस बैठक में सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकती है। इससे पहले आज चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक III DM द्वारका में होगी। बिहार में अब तक 14 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही है। ये वंदे भारत बिहार की राजधानी पटना को जहां बंगाल से जोड़ती है, तो वहीं कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के मुसाफिरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी वंदे भारत ट्रेन में DD न्यूज दिल्ली की टीम ने अपने वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज के साथ सफर किया है। बिहार में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। DD न्यूज दिल्ली की टीम जिस ट्रेन में सफर कर रही है, ये अत्यंत ही महत्वाकांक्षी वंदे भारत ट्रेन है, जो पटना से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल तक की यात्रा करेगी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पैसेंजर हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी देखने लायक है। त्योहार का मौसम है और त्योहार के मौसम के बावजूद भी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। अमूमन बिहार में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेनों में कई बार सीटें खाली भी रह जाती थी, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन बिहार के वंदे भारत ट्रेनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से, ये चेयर कार है और चेयर कार में लोग आराम से सफर कर रहे हैं। जो भारतीय रेल के द्वारा उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है, उस भोजन का वो लुत्फ भी उठा रहे हैं। पानी की बोतल भी दी जा रही है और आराम से मुसाफिर जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं। पटना से जब ये वंदे भारत ट्रेन खुलती है, सीधे पटना सिटी रुकती है और पटना सिटी के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद नौगछिया और कटिहार होते हुए, किशनगंज होते हुए वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक यह ट्रेन जो है आराम से सफर तय कर रही है। बिहार में कुल सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की संख्या 14 है, जो पटना से रांची, पटना से वाराणसी और न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, अन्य जो ट्रेन है वहाँ पर आप देखेंगे कि जोगबनी, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जोगबनी से पटना तक की यात्रा भी वंदे भारत से बखूबी की जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो देवघर से वाराणसी, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी और जमालपुर जो है, जमालपुर से हावड़ा, टाटानगर पटना वंदे भारत, पाटलिपुत्रा गोरखपुर वंदे भारत। इसके अलावा अगर बात करें तो पटना हावड़ा, पटना गोमती नगर समेत अगर देखें तो तकरीबन 14 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार में किया जा रहा है और मुसाफिर जो हैं वो आराम से इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। और बिहार के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि जो कहा जाता है, सवाल सबसे बड़े पहले उठते रहे थे कि एग्जिस्टिंग पटरियों पर आखिर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन कैसे हो पाएगा, लेकिन भारतीय रेल के जांबाज इंजीनियरों ने इसे सफल कर दिखाया और उसी पटरी पर जिस पर सामान्य ट्रेनें सफर करती हैं, उन पटरियों को दुरुस्त करने के बाद सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन बिहार में बखूबी किया जा रहा है और मुसाफिर आराम से अपनी यात्रा जो है, सुहाने सफर का आनंद रेल में उठा भी रहे हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं होता। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतरा है, और वो भी विदेशी धरती पर। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। तो ये वैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP है या लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पर्यटन? विदेश में जाकर कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिससे कि भारत में डिसकंटेंट पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। वहीं विदेशी धरती पर भारत को गलत तरीके से पेश करने के लिए भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कोलंबिया के मेडलिन स्थित
EIA विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत विनिर्माण नहीं करता। इस पर अमित मालवीय ने उनके इस दावे का खंडन किया और ठोस आंकड़े शेयर करने को भी कहा। मालवीय ने कहा कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। उनकी पटकथा 2013-14 में अटकी हुई है। राहुल गांधी के भाषणों को बीते दशक की बातें बताते हुए भाजपा IT सेल प्रमुख ने कहा कि फोन, दवा, ऑटो, FDI, कौशल और GST 2.0 मिलकर एक गतिशील विनिर्माण अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के रोहतक में हैं। आइए सीधा रुख करते हैं इस कार्यक्रम का। ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, माताएं बहनें भी उठाएं। कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, गुजरात विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष और एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मिल्क डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के सहकार मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, साबर डेयरी के अध्यक्ष श्यामल भाई पटेल, हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष जी मोहनलाल बडोली जी, यहां के स्थानीय सांसद श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, NDDB के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई, अमूल के अध्यक्ष अशोक भाई चौधरी और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि मेरी सामने ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जब भी हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। आज हरियाणा के कई लाल देश की सुरक्षा में दिन रात लगे और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है।
ये दोनों खेल और देश की सुरक्षा और देश का अनाज का भंडार बढ़ना, ये तीनों के लिए हरियाणा की मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग स्थापना करने की मांग, सालों पुरानी मांग को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरा करने का काम किया है। और ये 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हम करने जा रहे हैं। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, बुरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है, उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों चीजों पर काफी वैज्ञानिक काम किया है।
मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं, गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर पहुंचा है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। मित्रों, लगभग 8 करोड़ किसान अब डेयरी क्षेत्र से जुड़ गए हैं और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो पहले 124 ग्राम थी, इसको बढ़ाकर 471 ग्राम करने का काम हमारे किसानों ने किया। ये 11 साल में डेयरी सेक्टर ने ढेर सारे बदलाव हुए हैं और इसके कारण हमारा किसान समृद्ध हुआ है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। और ये बढ़ोतरी जो हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में सातत्यपूर्ण नीति के कारण हुई है। हमारा श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है, हम 28-29 में 1,000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। और विगत 1 साल में ही लगभग 33,000 कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर दिया गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का
सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए, और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, और आगे पर हमारे दूध के उत्पाद हमारे पशु को स्वस्थ कर कर दुनिया भर में जाए, इसके लिए के रास्ते हमने सुनिश्चित कर दिए। मित्रों, आने वाले दिनों में हम डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां बन मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे, और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं आज साबर डेयरी के अध्यक्ष महोदय का हरियाणा की लाखों पशुपालक भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हरियाणा में जहां दूध और दही पनीर खाने की परंपराएं हैं, हमारे पहलवान यहां का घी, दूध और पनीर खाकर मजबूत रहते हैं, हमारे जवान भी मजबूत रहते हैं। वो सभी किसानों के लिए आपने ये नया संयंत्र लगाया, आगे इसको डबल करने का भरोसा भी दिया है, और इसका मुनाफा भी किसान माताओं बहनों तक जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार हरियाणा के लाखों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साबर डेयरी और अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दूध दही का खाना राज्य मेरा हरियाणा, जी हाँ, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इस कहावत को अब आगे भी चरितार्थ करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया है, जहां पर बड़ी मात्रा में दही, छाछ और योगर्ट का उत्पादन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को संबोधन में अभी आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से हरियाणा के लाल खेल की बात हो या फिर देश की सुरक्षा की बात हो, हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो ये डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया, इससे बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इसे लगातार आगे बढ़ाना है। सहकारिता के क्षेत्र की बात करी उन्होंने, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति और उन्नति हो रही है। इसके साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।